हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी गुलशन खातून। आज के इस सेशन में हम साइंस के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने ऑलरेडी क्लास 9 में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, राइट। एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है, राइट। तो एलिमेंट्स को बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम किसे कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है जो प्रॉपर्टीज़ हमें दिखता है, ठीक है, जो हमें दिखाई देता है, ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो सबसे पहले हम मेटल्स का देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कुछ मेटल्स के यहाँ नाम दिए गए हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लीड, जिंक। ठीक है, ये कुछ मेटल्स के नेम है यहाँ पे गिवन है। तो पहला इसका प्रॉपर्टी आ जाएगा आपका, देखिए, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। मेटल जब प्योर स्टेट के फॉर्म में होता है तो उनके सरफेस में क्या होता है? शाइनिंग होता है। ठीक है, कैसा दिखता है? वो चमक दिखता है हमें। नए नए जब मेटल होते हैं ना, प्योर फॉर्म में होते हैं, तो उसके ऊपर, उसके सरफेस पे बहुत ही चमक होते हैं और उस चमक को हम क्या कहते हैं? लस्टर कहते हैं। ठीक है, एंड इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? मेटेलिक लस्टर। ठीक है, तो मेटेलिक के सरफेस कैसे होते हैं? लस्टर होते हैं। क्लियर, पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा। इनके प्योर स्टेट फॉर्म में मेटल के सरफेस कैसे होते हैं? लस्चरस होते हैं। चलिए, सेकेंड प्रॉपर्टी हम इसका देख लेते हैं। दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल्स टू मेटल्स। जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है, और ये हार्डनेस मेटल टू मेटल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। दैट some metals can be beaten into thin sheet and this property is called malleability। देखिए, कुछ मेटल्स को अगर हम बीट करते हैं, उसे मारते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो वो मेटल क्या होता है? पतली चादर जैसा बन जाता है। ठीक है, पिचक जाता है ना, दब जाता है वो, और कैसे बन जाता है? पतले चादर जैसा। तो ये जो कन्वर्जन होता है ना, मेटल्स को बीट करके थीन शीट में हम कन्वर्ट कर देते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल्स कौन से हैं? तो गोल्ड एंड सिल्वर है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल्स कौन से हैं? गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थीन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या है? जब मेटल्स को हम क्या में कन्वर्ट करते हैं? वायर में, थीन वायर जैसा बना देते हैं कन्वर्ट करके, तो उसे हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, जब आप मेटल्स को, अगर मान लो कोई मेटल्स है, उसको अगर उस मेटल को आप लंबा करोगे, खींचोगे, तो वो मेटल क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? पतले से वायर में बनने लग जाएगा। एंड इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन से हो जाएंगे? गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ओके, देखिए, आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि अगर हम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, मतलब 1 ग्राम गोल्ड को खींचेंगे ना, तो 2 किलोमीटर लेंथ तक वो लंबा हो सकता है वायर के फॉर्म में। ठीक है, it is because of their malleability and ductility that metals can be given different shapes according to our needs। and इसी दो प्रॉपर्टी की वजह से, मतलब malleability and ductility की वजह से मेटल्स हमें डिफरेंट शेप्स में मिलते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ में देखिए, हमने एक यहाँ पे मेटल्स ले लिया है, मेटल का वायर ले लिया है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है मेटल वायर, और इसके एंड में हमने यहाँ वैक्स लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हीट प्रोवाइड किया जा रहा है इस मेटल के ऊपर। तो आप क्या देखोगे, कुछ समय बाद ये जो वैक्स हमने यहाँ चिपकाया था, वो कुछ समय बाद यहाँ से पिघल के निकल जाएगा, गिर जाएगा नीचे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ, ये मेटल वाले वायर ने क्या किया, यहाँ हमने हीट जब दिया तो वो हीट यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हुआ, राइट, मतलब कंडक्शन हुआ। तो एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, देखा था कि ये वैक्स पिघल के गिर जाएगा नीचे कुछ समय बाद, लेकिन आपका ये मेटल मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बहुत हाई होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा ऐसे हीट करना होगा, तब जाके क्या होगा? मेल्ट होना स्टार्ट होगा, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं इस एक्टिविटी से? दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव ए हाई मेल्टिंग
पॉइंट्स, ठीक है। मेटल कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एंड मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सा मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, दैट इज सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका लीड एंड मर्करी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो लीड एंड मर्करी ऐसे मेटल्स है जो पुअर कंडक्टर है हीट के, ठीक है। चलिए तो आपको ये भी याद रखना है कि ये हीट तो कंडक्ट करेंगे बट पुअर कंडक्टर है होते हैं, कम हीट कंडक्ट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमें देखना है क्या, डू मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए देखिए नीचे एक्टिविटी गिवन है, चलिए देखते हैं। ये रहा आपका एक सेटअप गिवन है, इसमें देखिए ये बैटरी गिवन है, यहाँ बल्ब है, यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे क्लिप दिया हुआ है। इसी क्लिप के बीच में हमें कोई भी मेटल को डालना और टेस्ट करना है कि वो कंडक्ट करता है कि नहीं। अगर वो कंडक्ट करेगा तो ये बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। अगर ये मेटल कंडक्ट नहीं करेगा तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा, राइट। तो हमें ये मिलेगा इस एक्टिविटीज़ में कि जब भी हम इस क्लिप के बीच में कोई मेटल डालेंगे तो क्या होगा, ये बल्ब ग्लो होगा। मतलब मेटल कैसा है, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है आपका यहाँ गिवन है, दैट इज मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। तो मेटल्स कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं। वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो साउंड हमें बहुत दूर तक मिलता है, ठीक है। ऐसे साउंड को हम सोनोरस साउंड कहते हैं, राइट। तो हमारे इसके एग्जांपल्स स्कूल के जो बेल होते हैं वो कैसे होते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो मेटल के बने होते हैं, राइट। चलिए तो मेटल्स आर सोनोरस, दे आर लस्चरस, ठीक है। तो 1 एंड देन यहाँ पे हमने देखा, हाँ, मेटल्स आर हार्ड 2, ओके, एंड देन 3 that is malleable, and then ductile 4, after that हमने देखा they are good conductor of it, that is 5 point, and the last point is they are sonorous, ठीक है। आप क्या कह सकते हो, metals are sonorous। सो ये हो गया 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए मेटल्स के। चलिए अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़। मेटल के कंपेयर में नॉन मेटल क्या है, कम होते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं नॉन मेटल के, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। ये क्या है, नॉन मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स है, ओके। देखिए नॉन मेटल्स किस फॉर्म में होते हैं, या तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं नॉन मेटल, या फिर गैसेस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सॉलिड या फिर गैसेस। एक्सेप्शन क्या है इसमें, दैट इज़ ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक्सेप्शन याद रखने हैं कि कौन से ऐसे नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में फाउंड होते हैं, दैट इज़ ब्रोमीन, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं नॉन मेटल के। चलिए उसके लिए हमें ये एक्टिविटीज़ को फॉलो करने हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखने। तो देखिए हमें क्या करना है, कुछ कलेक्ट करना है सैम्पल्स किसके, कार्बन के, कॉल एंड ग्राफाइट, सल्फर एंड आयोडीन, ठीक है। एंड उसके बेसिस पे हमें नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बताने हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम ऑब्ज़र्व करेंगे ये जो नॉन मेटल्स ऊपर गिवन थे, अगर हम ऑब्ज़र्व करेंगे इन सारे नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, तो हमें क्या दिखता है। चलिए हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, पहला ऑब्जर्वेशन टाइप ऑफ सरफेस। तो सरफेस कैसा होगा नॉन मेटल का, जनरली डल होगा, ठीक है। कैसा होगा, डल होगा, ठीक है। दे आर नॉट लस्चरस, जैसे कि मेटल के सरफेस में शाइनिंग थे, लस्चरस चमक थे ना, बट नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉन लस्चरस होते हैं, मतलब डल होते हैं, ठीक है। तो आप दे आर डल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम हार्डनेस का बात करें तो नॉन मेटल्स जनरली देखिए सॉलिड या फिर गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो अगर सॉलिड वाले जो होंगे वो तो हार्ड होंगे, बट मेटल के कंपेयर में उसका हार्डनेस कम होगा, ठीक है। एंड गैसेस का तो गैसेस का तो हार्डनेस होता ही नहीं है, राइट। गैसेस तो फ्री होते हैं तो उसका हार्डनेस का सवाल ही नहीं बनता है। नेक्स्ट है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी में देखिए अगर हम देखें मेटल्स में, तो मेटल्स क्या थे, बीट करके थिन शीट में हम कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन नॉन मेटल को आप जब बीट करोगे थिन शीट में कन्वर्ट करने के लिए, उसके ऊपर छोटे छोटे पीसेस में पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा टूट के। तो मेटल कैसे होते हैं, दे आर नॉन मेलिएबल, या फिर यू कैन से दैट दे आर ब्रिटल, ठीक है। आप ब्रिटल भी कह सकते हो, टूट जाता है पीसेस में, राइट, ओके, उसे हम ब्रिटल कहते हैं। तो नेक्स्ट है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी में देखिए क्या है, डक्टिलिटी
में हमने पढ़ा है कि जब कोई सब्सटेंस को हम खींच के वायर जैसा बना देते हैं उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। तो अगर हम नॉन मेटल के केस में ये करेंगे तो नॉन मेटल ऐसा नहीं हो पाएगा, राइट, क्योंकि जब हम उसको मारते हैं तो वो जब पाउडर या छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है तो उसे आप वायर में कैसे बना सकते हो, नहीं हो पाएगा। तो नॉन डक्टाइल होता है। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन डक्टाइल। ठीक है। कंडक्टिविटी का अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन से जिसे हम आगे पढ़ेंगे, एक नॉन मेटल ऐसा है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी का, और वो नॉन मेटल का क्या नाम है? ग्राफाइट है। ठीक है। सोनोरिटी का बात करें तो नॉन मेटल साउंड्स भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं बट नॉट लाइक ए रिंगिंग साउंड। ठीक है, टंग जैसा आपको दूर तक सुनाई नहीं देगा, तो इसलिए नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। क्लियर, वो सोनोरस भी नहीं होते हैं। तो ये हो गया फिजिकल। तो अगर हम बात करें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई करना हो तो इट्स नॉट इनफ, राइट। हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और के बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते अकेले। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस है, राइट। तो ये एक्सेप्शंस क्या है इसको अभी हम देखते हैं, और एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सेप्शंस देखते हैं क्या है। that all metal except mercury exist at solid at room temperature। ठीक है, मर्क्यूरी को छोड़ के सारे मेटल किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। ओनली एक ऐसा मेटल है मर्क्यूरी जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। ठीक है ना, हमने उधर नॉन मेटल में देखा था, नॉन मेटल में कौन था लिक्विड स्टेट में? दैट इज़ ब्रोमीन। याद रखिएगा, सब मर्क्यूरी के बारे में याद रखता है। मेटल्स में ऐसा कौन सा मेटल है जो सॉलिड नहीं है? दैट इज़ मर्क्यूरी। लेकिन नॉन मेटल भी एक ऐसा है जो सॉलिड नहीं होता, लिक्विड स्टेट में है, दैट इज़ ब्रोमीन। तो आपको ये दोनों के केस याद रखने हैं। हाँ नेक्स्ट आपका इसमें एक्सेप्शंस है दैट मेटल्स हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। हमने ये भी देखा था ऊपर कि मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कि मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं? हाई होते हैं। लेकिन ऐसे दो मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट्स इतना लो है कि इसे आप अपने हाथों की हथेली पे रखोगे ना तो वो पिघल जाएगा अपने हाथ की गर्मी से आपके। ठीक है, तो ये नॉन मेटल्स कौन से हैं? गैलियम एंड सीजियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। ठीक है, एग्जाम में, कि ऐसे नॉन मेटल्स का नाम बताए जिसे आप अपने हाथ पे रखोगे तो वो पिघल जाएगा आपके हाथों के गर्मी से। तो ये कौन से नॉन मेटल्स हैं? गैलियम एंड सीजियम। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा गया है गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स, दिस टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम। ठीक है, अगर इसे आप अपने हथेली पे रखोगे तब भी वो मेल्ट हो जाएगा, इतना इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। ठीक है, गैलियम एंड सीजियम। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। हमने देखा था कि जितने भी नॉन मेटल है वो कैसे थे? डल थे, दे आर नॉट लस्चरस, राइट, उसमें कोई शाइनिंग नहीं होती, चमक नहीं। बट एक नॉन मेटल है ऐसे जिसके अंदर शाइनिंग होते हैं, लस्चरस होते हैं, दैट इज़ आयोडीन। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कैसा शो करता है प्रॉपर्टी अपना? लस्चरस शो करता है। नेक्स्ट, कार्बन इज़ ए नॉन मेटल। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, एंड इसके डिफरेंट फॉर्म हमने देखा है। ठीक है, एंड दैट इज़ डिफरेंट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। तो डायमंड एक ऐसा कार्बन का एलोट्रॉप्स है जो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस जाना जाता है। ठीक है, एंड इसका अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखें एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये भी बहुत हाई होता है। ठीक है, तो आप कि ग्राफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, चलिए लास्ट वाला अभी एक्सेप्शन हम देख लेते हैं, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स में क्या क्या आ जाएंगे? लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, इसे हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स कहते हैं। और एंड दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ ए नाइफ। और ये इतने नर्म होते हैं, सॉफ्ट होते हैं कि आप इसे अपने चाकू से भी इजीली कट कर लोगे। ठीक है, एंड क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, राइट। लेकिन ये एक्सेप्शंस याद रखिएगा कि कुछ मेटल्स, अल्कली मेटल्स है जो हार्ड नहीं होते हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट। ठीक है, एंड वो मेटल्स क्या है? लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। ठीक है, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटी भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड होते हैं जब उसे वाटर में हम मिलाते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड। लेकिन मेटल्स कैसे होते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स के होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे मूव ऑन होते हैं। इंटेक्स के ये क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है,
पेज नंबर 40 में इंडेक्स के क्वेश्चन 1, गिव द एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपको उस मेटल्स का नाम बताना है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो इसके एग्जांपल्स कौन से हो जाएंगे? मर्क्यूरी, ठीक है। एंड मेटल्स का नाम बताना है जो इजीली कट हो सकता है नाइफ्स के हेल्प से, चाकू से आप इजीली कट कर सकते हो। तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर, इट्स सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम, ठीक है। एंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के लिए बेस्ट कंडक्टर क्या था? सिल्वर, ठीक है, एंड कॉपर था। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में क्या आ जाएगा आपका? लीड एंड मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये सब चीज़ ऊपर हमने देखा है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो मेलिएबल एंड डक्टाइल का आपको मीनिंग समझाना है। तो मेलिएबल का मतलब क्या है? देखिए, दो सब्सटेंस विच कैन बी बीटन एंड कन्वर्टेड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलिएबल, ठीक है। एंड डक्टाइल में क्या हो जाएगा? दो सब्सटेंस विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टाइल। तो आप दोनों का एक एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा, गोल्ड है दोनों में एग्जाम्पल्स में, ठीक है। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो आगे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हमें कुछ सैंपल्स गिवन है यहाँ पे मेटल्स के, दैट इज़ एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। तो इसको ध्यान में रखना है, इसका आगे हमें यूज़ होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर। देखिए, मेटल्स को जब बर्न किया जाता है एयर में तो क्या होता है? एक बात यहाँ से समझिएगा, मेटल्स बर्न इन एयर का मतलब क्या है? जब भी कोई चीज़ बर्न होती है एयर में तो वो क्या करता है? किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। कोई भी मेटल को बर्न किया जा रहा है एयर में, इसका कहने का मतलब ये है कि वो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट। बर्निंग में तो यही होता है ना, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तभी बर्निंग स्टार्ट होते। तो हम यहाँ आगे जो पढ़ेंगे मेटल बर्न इन एयर में, मेटल के ऑक्सीजन के साथ को रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट से देखिए, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जितने भी ज़्यादातर जो मेटल होते हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं, कॉपर को जब हीट किया जाएगा एयर में तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? कॉपर 2 ऑक्साइड बनाएगा, दैट इज़ ए ब्लैक ऑक्साइड, ठीक है। वो कलर कैसा होगा? ब्लैक कलर का होगा। जब आप कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर 2 ऑक्साइड बना रहा है, राइट। तो इसके फॉर्मूला को कैसे लिखा जाता है ये ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 में समझाया है, ठीक है। तो आप चैप्टर 1 का एक बार जाके वीडियो देख लीजिए। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज़ Al2O3। तो ये कैसे बना है आपको देखिए, मैं एक बार समझा दे। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, ठीक है। एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है? 3। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2। आपको क्या करना है? बस इन दोनों को क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? Al, इसका वैलेंसी 2 जो एल्यूमिनियम के पास आ जाएगा और 3 ऑक्सीजन, क्रॉस हो जाता है दोनों का वैलेंसी, तो Al2O3। में चैप्टर 1 में समझाया है केमिस्ट्री के, आप वहाँ जाके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे केमिकल फॉर्मूला। चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा था कि जब मेटेलिक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है, राइट। वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस। तो मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, तभी तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा था, क्योंकि मेटल ऑक्साइड कैसा बिहेव करता है? नेचर, राइट। सो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ये हमने क्लास चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ा था। लेकिन कुछ मेटल्स ऑक्साइड है जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, दी शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, ठीक है। ये मेटेलिक ऑक्साइड जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड है, ये दोनों बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं, बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। देखिए इसको हम समझते हैं नीचे। देखिए जैसे कि यहाँ देखिए आप, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसके साथ जब वो रिएक्ट करता है क्या बनाता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड H2O। तो आपको ये तो समझ आ रहा है ना, AlCl3 कैसे बना? एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है? 3 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, राइट। तो हम एल्यूमिनियम का वैलेंसी को क्लोरीन में दे दिया और क्लोरीन का 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो एल्यूमिनियम को Al बस लिखा है हमने, तो ये बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड, ओके। एंड देखिए तो यहाँ सॉल्ट एंड वाटर बना जब ये एसिड के साथ रिएक्ट किया एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
अगेन हम दूसरे केस में देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम बेस के साथ, ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो OH यहाँ क्या है बेस का इंडिकेशन है, राइट। मैंने बताया था ना कि जब भी OH होता है हाइड्रोक्साइड तो वो बेस होता है उस, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं हम एल्यूमिनेट एंड वाटर फॉर्म करते हैं, राइट। तो इसमें देखिए आपको क्या समझ आ रहा है, ये एल्यूमिनियम जब एसिड के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट बनाया, और यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट किया तब भी सॉल्ट एंड वाटर बनाया। हमने पढ़ा था कि एसिड बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, राइट। तो ये अगर ये एसिड है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा बिहेव कर रहा है बेस के जैसा, तो बेस एंड एसिड सॉल्ट एंड वाटर बना, राइट। और इसमें देखा हमने ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कैसा यहाँ पे बिहेव कर रहा है एसिड के जैसा, तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों बिहेवियर शो कर रहा है, यहाँ पे बेसिक बिहेवियर भी शो कर रहा है और एसिडिक बिहेवियर भी शो कर रहा है, राइट। तो ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिडिक बिहेवियर एज वेल एज बेसिक बिहेवियर दोनों बिहेवियर को शो करता है, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं एम्पोथेरिक ऑक्साइड कहते हैं। समझ आई आपको बात, ये बहुत सिंपल है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्पोथेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी पूछा जाता है एग्जाम में, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, तो आपको यही एग्जाम्पल्स को दोनों को एक्सप्लेन कर देना है, दोनों लिख देना है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो अभी आपको मैंने बताया कैसे बनता है, Al2O3 HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखना है। उसके बाद यहाँ ये तो आप इसको लर्न कर लो, सोडियम एल्यूमिनेट, ये इसको आपको याद करना हो क्योंकि इसका फॉर्मेशन जो है थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको आप लर्न कर लो जैसे भी, एंड देन H2O, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसका इक्वेशंस। देखिए मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, मैक्सिमम जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड है जो डिज़ोल्व होते हैं और क्या बन जाते हैं एल्केलीज बन जाते हैं, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्केलीज, तो कौन से सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड, देखिए फर्स्ट केस में सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होकर क्या बना सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, और ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको समझ आ रहा है सोडियम ऑक्साइड कैसे बना। देखिए अगर हम इसको बनाएंगे फॉर्मूला तो Na सोडियम के लिए आ जाएगा और ऑक्सीजन O, ठीक है। सोडियम का वैलेंसी कितना 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, ठीक है। दोनों को आप क्रॉस कर दीजिए, राइट, ये इसके पास आ जाएगा और 1, तो 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा Na2, इसको हम कैसे लिखेंगे 2 को यहाँ सब्सक्रिप्शन फॉर्म में छोटे से ऐसे लिख देंगे और ऑक्सीजन को 1 का नहीं लिखना Na2O, सेम पोटाशियम ऑक्साइड के लिए भी। क्लियर है, आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे हो कैसे केमिकल फॉर्मूला ये बन रहा है। तो देखिए डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट वे में रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, सब सेम वे में रिएक्ट नहीं करता है, डिफरेंट वे में रिएक्ट करता है, ठीक है। तो डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the open. तो ये बात आपको याद है, पोटाशियम एंड सोडियम क्या है दे रिएक्ट विगरसली दैट दे केच फायर इफ केप्ट इन द ओपन, ठीक है। सोडियम एंड पोटाशियम क्या करते हैं अगर आप इसे ओपन रखोगे फॉर, ठीक है, ये इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं, अगर आप इसको ओपनली रखोगे तो ये एयर के साथ रिएक्ट करके इसमें फायर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब आग लग जाते हैं इसमें। हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर केप्ट इमर्स इन केरोसिन ऑयल, इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, इसे क्या किया जाता है, कहाँ स्टोर किया जाता है, सोडियम एंड पोटाशियम को अंदर केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है, ठीक है। बस आपको इतने याद रखने हैं कि कौन से मेटल से जो हाईली विगरसली रिएक्टिव होते हैं, विगरसली याद रखिएगा दैट सोडियम एंड पोटाशियम। तो इसको कहाँ स्टोर किया जाता है, इसको केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। क्लियर देखते हैं क्या होता है। देखिए एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड एक्सेट्रा आर कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, एंड द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशंस। इसका मतलब क्या है, देखिए
मान लीजिए ये एक, मान लेते हैं हम ये एक मेटल का सरफेस है, ठीक है। तो क्या होता है, एयर के जो ऑक्सीजन, मान लीजिए ये एक मेटल है, ठीक है। तो एयर में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इससे जाके, इसके सरफेस से जाके रिएक्ट करता है। कोई भी एक मेटल के सरफेस हम ले लेते हैं और वो जाके इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर रिएक्ट करके क्या बनाता है, वो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल फॉर्म करता है, ठीक है। ऑक्साइड्स बना लेता है वो ना, मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो इस मेटल के ऊपर हमने इसको, मान लेते हैं मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, एक जिंक या मैग्नीशियम ले लिया। तो मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन आके रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। और इसको चारों तरफ से कवर कर दिया, लेयर, एक थीन लेयर बना देता है ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। और इसके ऊपर की लेयर तो सरफेस तो कवर हो गया ऑक्साइड से, अंदर जो मैग्नीशियम है वो क्या है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। वो ये जो लेयर बना है ना ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम, ये क्या करता है, मेटल्स को प्रिवेंट करता है फर्दर ऑक्सीडेशन से, ठीक है। ऊपर एक थिन सा लेयर बना देता है मेटल्स के सरफेस के ऊपर, और इसको ये प्रिवेंट करता है आगे उससे ऑक्सीडेशन ना हो फर्दर अंदर के मेटल्स के बीच में। इसके लिए ये लेयर ये लेयर क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, यही चीज़ यहाँ बोला गया है कि द सरफेस ऑफ मेटल सच एस मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड आर कवर्ड विद ए थीन लेयर ऑफ ऑक्साइड, ओके। एंड ये थीन लेयर ऑफ ऑक्साइड प्रोटेक्ट करता है इसे, प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, ठीक है। उससे फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करके रखता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, बट आयरन फिलिंग बर्न्स विगरसली व्हेन स्प्रिंकल इन द फ्लेम ऑफ ए बर्नर, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला गया कि आयरन को, अगर आप आयरन का कोई ब्लॉक ले लो, पीस ले लो, अगर आप इसे हीट करोगे, जलाओगे, तो ये नहीं जलेगा, ठीक है। इसमें कोई बर्निंग प्रोसेस नहीं होगी, मतलब ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसी आयरन का छोटे छोटे टुकड़ा ले लेते हैं, पीसेस ले लेते हैं, और इसे अगर हम हीट करें या आग में जलाएंगे, तो ये स्प्रिंकल जैसा छोटा छोटा जलते हुए आपको दिखाई देगा, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा गया है दैट आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, बट आयरन फिलिंग बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल इन द फ्लेम ऑफ बर्नर, राइट। सेम वे में कॉपर डज नॉट बर्न, देखिए कॉपर भी बर्न नहीं करता, मतलब कॉपर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ ए ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड। लेकिन जब हम कॉपर को हीट करते हैं, ठीक है, उसके सरफेस पे हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो कॉपर ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड वो ब्लैक कलर का जो लेयर होता है कॉपर 2 ऑक्साइड फॉर्म करता है, राइट, समझ आई, ठीक है। तो सिल्वर एंड गोल्ड, देखिए सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो सिल्वर एंड गोल्ड ऐसे मेटल है, वो कितनी भी आप हाई टेम्परेचर दे दो, वो रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ किसी भी कंडीशन में वो रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। आपको ये पॉइंट्स याद रखने कि सिल्वर एंड गोल्ड ऐसे मेटल है जो जितने भी हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर दे उसको, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। इसीलिए जो भी हम ज्वेलरी पहनते हैं ना गोल्ड का, देखते हो आप लॉन्ग टाइम तक रहते हो, कैसी भी कंडीशन में आप पहन के चले जाओगे, वो काले नहीं पड़ते हैं, राइट, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ दिया गया है, डू यू नो में एनोडाइजिंग क्या है। देखिए ये सिमिलर प्रोसेस है, एनोडाइजिंग में भी क्या होता है, एक मेटल से, ठीक है, एल्यूमिनियम का ही मेटल हम ले लेते हैं, और इसके ऊपर क्या होगा, एनोडाइजिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, थिक लेयर, ऑक्साइड्स ऑफ थिक लेयर लगाया, इसके ऊपर फॉर्म कराया जाता है, ठीक है। मोटा एक लेयर बन जाता है इसके ऊपर ऑक्साइड्स का, जो एल्यूमिनियम को फर्दर ऑक्सीडेशन से एयर के कांटेक्ट से प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बन गया ना, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड्स बना लेता है अपने ऊपर, सरफेस के ऊपर, हाँ। और ये फर्दर इसके अंदर वाली जो पोर्शन है एल्यूमिनियम के, वो फर्दर रिएक्ट नहीं करता है किसी चीज़ से, और करोड भी नहीं होता है, ठीक है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है ये ऑक्सीडेशन का लेयर, ऑक्साइड्स ऑफ लेयर बना के, राइट। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, देखिए एल्यूमिनियम डेवलप्स ए thin oxide layer when exposed to air, ठीक है। and this aluminum oxide coat make it resistant to further corrosion, ठीक है, corrosion से उसे further बचा के रखता है।
रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाय मेकिंग ऑक्साइड लेयर थिकर। तो आप जितना मोटा ऑक्साइड्स के लेयर बनाओगे मेटल के ऊपर, उतना वो उसे प्रिवेंट करेगा कोरोजन से या ऑक्सीडेशन से। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि सोडियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ सैम्पल मेटल टेकन है। जितना भी मेटल्स का भी हमने रिएक्शन देखा, उन सब में सोडियम ही है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है। अब हम देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। तो देखिए इसमें हम देखते हैं अलग अलग केसेस है यहाँ पे। वाटर के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो ये है इसका सेटअप दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, ये इसका सेटअप देख लीजिए, स्टीम में ये कराया गया। पहले अभी हम इसको देख लेते हैं। देखिए, जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सबसे पहले क्या बनेगा, वो मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, फिर इसी मेटल ऑक्साइड को हम वाटर के साथ अगेन रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। क्लियर है। तो हम क्या कह सकते हैं, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करना है। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे पोटाशियम एंड सोडियम, देखिए पोटाशियम एंड सोडियम को रिएक्ट कराएगा कोल्ड वाटर के साथ। कोल्ड वाटर मतलब ठंडा पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करता है, बहुत फास्ट। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है। इन केस सोडियम एंड पोटाशियम द रिएक्शन सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवोल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। देखिए, जब हम सोडियम पोटाशियम को ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक होता है, इतना हीट रिलीज निकलता है उसमें कि जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होते हैं ना, वो हाइड्रोजन गैस उस हीट के साथ रिएक्ट करके जलने लगता है। ठीक है, उसके साथ वो क्या करता है, जल जाता है, फायर स्टार्ट हो जाता है, उसमें आग लग जाता है हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, क्योंकि उसमें हीट इतना प्रोड्यूस होता है कि वो हाइड्रोजन गैस उस हीट की वजह से उसमें आग लग जाता है हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जब पोटाशियम एंड सोडियम इतने रिएक्टिव होते हैं ठंडे पानी के साथ कि जब वो रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस तो होता है, उसके साथ साथ हीट भी बहुत सारा प्रोड्यूस होता है। एंड ये हीट इतने ज़्यादा होता है कि हाइड्रोजन गैस में आग लग जाता है। क्लियर। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक यहाँ कहा गया है। देखिए, द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। जो हाइड्रोजन गैस निकलता है वो इतना मतलब एक्सोथर्मिक हीट प्रोड्यूस होता है कि उसमें आग लग जाता है। क्लियर। तो उसके रिएक्शंस यहाँ गिवन है, देख लीजिए। पोटाशियम के वाटर के साथ ये करता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस हीट एनर्जी। सोडियम के साथ भी सेम, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस हीट एनर्जी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज़ लेस वायलेंट। तो यहाँ क्या बोला गया है कि कैल्शियम का वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो कम वायलेंट है, इतना रिएक्टिव नहीं होता है। ठीक है, द हीट इवॉल्व इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन। और इसमें जो हीट इवॉल्व होता है बट इतना हीट नहीं होता है कि हाइड्रोजन गैस में आग लग जाए। ठीक है, इसलिए इसमें इतना आग भी, इस रिएक्शंस कैल्शियम में आग नहीं लगता है हाइड्रोजन गैस में। नेक्स्ट देखिए, calcium start floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of the metal। देखिए इसमें क्या होता है, जब कैल्शियम को, इसको हम ऐसे समझते हैं। देखिए हम इसमें कुछ कैल्शियम के पीसेस ले लिए। ठीक है, तो क्या होता है, जब हाइड्रोजन गैस वाटर से ये रिएक्ट करता है कैल्शियम, तो हाइड्रोजन गैस जब प्रोड्यूस होता है वो इसके सरफेस के ऊपर इस तरह बबल्स के फॉर्म होने लगते हैं इसके सरफेस के ऊपर। ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस जब बबल के फॉर्म में बन जाते हैं इस सरफेस के ऊपर, तो ये क्या होता है, ऊपर जाके फ्लोट होने लगता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुए थे वो जाके कैल्शियम के सरफेस के ऊपर चिपक जाता है एंड इसकी वजह से वो कैल्शियम फ्लोट होने लगता है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट याद रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट है देखिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो रिएक्ट करता है गर्म पानी के साथ। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। एंड इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू इट्स बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू इट्स सरफेस। इसमें भी सेम प्रोसेस होते हैं कि हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम में जब वाटर को ऐड किया जाता है गर्म पानी, तो ये मैग्नीशियम जब
मैग्नीशियम जब हॉट वाटर के साथ गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस जब प्रोड्यूस होता है वो सेम इसी तरह मैग्नीशियम रिबन के ऊपर या मैग्नीशियम के ऊपर इस तरह गोल गोल बबल बनाने लगता है, ठीक है। उसके सरफेस पे जाके मैग्नीशियम के सरफेस पे जाके चिपक जाता है, ठीक है। और वो क्या करता है फिर फ्लोट होने लगता है ऊपर पानी के ऊपर। हाँ, तो सेम रीज़न हो जाएगा इसमें भी। और यही क्वेश्चंस आपके सैम्पल पेपर में आया है, ये एग्ज़ाम में आप देख लीजिएगा, सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर। देखिए एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ऐसे मेटल है, ये ना ही ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेगा ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है विथ स्टीम, ये वेपर मतलब वाटर वेपर के साथ, ठीक है, रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। ये क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहा है, यहाँ क्या बना रहा है, ये स्टीम के साथ जब ये रिएक्ट कर रहा है मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बना रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज देखिए ऊपर हमने पढ़ा था, ये हमने यहाँ क्या देखा था कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। वो मेटल ऑक्साइड जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है, वो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस केस में एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक क्या है, ये इनके मेटलिक ऑक्साइड जो बनते हैं ये सोल्यूबल नहीं होते हैं वाटर, इसीलिए ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, सिर्फ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ये वाटर वेपर, स्टीम मतलब वाटर वेपर के साथ, ठीक है। तो इसका देख लीजिए, गैसेस में होता है ना वाटर वेपर, तो ये आपका रिएक्शन यहाँ गिवन है, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ वाटर वेपर दैट इज H2O, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड H2, ठीक है। सेम आयरन जब रिएक्ट करेगा वेपर के साथ, H2O गैस लिखा हुआ ना मतलब वेपर होगा, तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आपको याद रखने इम्पॉर्टेंट है, क्लियर है ना। आप ये दोनों रिएक्शंस को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। हाँ, लास्टली देखिए एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दैट मेटल सच एज लीड्स, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। कौन से मेटल, लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते किसी भी फॉर्म में, ठीक है। कौन सा मेटल है जो वाटर के किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो मेटल है लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। तो ये चार ऐसे मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। चलिए, हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ा है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, राइट। ओके, तो ये इसका जनरल फॉर्म है, दैट मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड फॉर्म व्हाट, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। डू ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर, क्या सारे मेटल सेम वे में रिएक्ट करते डाइल्यूट एसिड के साथ एंड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चलिए इसको हम फाइंड आउट करते हैं कुछ एक्टिविटी। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए यहाँ पे गिवन है इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इन सब के साथ हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शंस करने हैं। ओके, आफ्टर डेट इनका इक्वेशंस देखिए, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, इसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नीशियम प्लस HCl बनेगा मैग्नीशियम MgCl। देखिए मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो 1 को मैग्नीशियम में नहीं लिखना है और मैग्नीशियम का 2 क्लोरीन के पास है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा।
नेक्स्ट एल्यूमिनियम प्लस HCl, तो ये क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगेन ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा यहाँ से, तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 इधर आ जाएगा और 1 को हमें नहीं लिखना है, प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट है जिंक क्लोराइड ZnCl। ठीक है, देखिए जिंक का क्या हो जाएगा वैलेंसी आपका 2 और क्लोरीन का 1, तो ZnCl2 प्लस अगेन हाइड्रोजन गैस बन जाएगा यहाँ पे। और आयरन के साथ करें तो क्या होगा Fe, ठीक है, FeCl, क्लोरीन का 1 है Fe, ठीक है, तो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शंस के इक्वेशंस ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। देखिए, मेटल जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HNO3 होता है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। तो ये क्या करता है, देखिए ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, ऊपर जो जितने हमने रिएक्शंस देखे, राइट, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये क्या करते थे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे थे सॉल्ट बना के। तो ये नाइट्रिक एसिड क्या करता है, ये उस हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन को दे देता है और ऑक्सीडाइज कर देता है इसको, और क्या बना देता है, H2O बना देता है। ठीक है, समझ आए। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, दैट it is because nitric acid is a strong oxidizing agent and it oxidize H2 produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide, और खुद क्या है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि N2O बन सकता है, या फिर N2O, या फिर NO, या फिर NO2, इनमें से वो कोई भी नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज react very dilute HNO3 to evolve hydrogen gas। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज ऐसे दो मेटल है जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, याद रहेगा आपको ये पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एक्वा रेगिया। ठीक है, तो देखिए एक्वा रेगिया क्या है, एक्वा रेगिया एक लिक्विड है जो किसके मिक्सचर से बनता है, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कितने रेशियोज में लिया जाता है, 3:1 के रेशियोज में। 3:1 बोलने का मतलब ये है, अगर आपके पास एक बीकर है, हम इसमें 3 लीटर क्या ले लेंगे, 3 लीटर हम ले लेंगे कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, प्लस इसमें और क्या है, 1 रेशियो किसका लिया गया है, नाइट्रिक एसिड, तो 1 लीटर क्या हो जाएगा, HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का सिंबल क्या है, HNO3। जब ये दोनों का मिक्सचर्स को हम मिला के बनाएंगे तब वो लिक्विड क्या कहलाता है, एक्वा रेगिया कहलाता है। ठीक है, 3 लीटर ऑफ HCl एंड 1 लीटर ऑफ HNO3। तो इसीलिए इस रेशियो को हम कैसे लिखते हैं, 3:1, मतलब नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका कितना होगा, 3 लीटर, एंड नाइट्रिक एसिड कितना हो जाएगा, 1 लीटर। ठीक है, 3:1 का मतलब ये है, इसको ऐसे समझिए। ठीक है ना, चलिए, तो इस सॉल्यूशंस के मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, एक्वा रेगिया। ठीक है, देखिए ये क्या करता है, इट कैन डिजॉल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दिस एसिड कैन डू सो अलोन। देखिए ये एक्वा रेगिया क्या करता है, गोल्ड को पिघला देता है। ठीक है, अगर हम गोल्ड में इसको डालेंगे तो वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर हम ये जो मिक्सचर था नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इसके साथ अगर हम अकेला सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालेंगे गोल्ड के ऊपर, या फिर नाइट्रिक एसिड को डालेंगे, तो क्या होगा, ये गोल्ड मेल्ट नहीं होगा। किसी एक को अगर हम सिर्फ डालेंगे गोल्ड के ऊपर, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो गोल्ड को मेल्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जब हम ये दोनों का मिक्सचर्स बना लेते हैं 3:1 रेशियो में, तब ये एक्वा रेगिया इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो गोल्ड को भी पिघला देता है। गोल्ड एंड प्लेटिनम दोनों को वो पिघला सकता है। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा होता है, इट इज़ हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड, गाढ़ा होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। तो देखिए
मेटल अदर सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। हमें इस एक्टिविटी में देखिए क्या गिवन है, हमें क्या लेना है, क्लीन वायर कॉपर, ठीक है, एंड आयरन नेल, ठीक है ना, कॉपर वायर लेना है और आयरन नेल लेना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, कॉपर वायर को हमें सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट में डिप कर देना है एंड आयरन नेल को हमें कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर देना है, 2 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। ओके, उसके बाद हमें इसे 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 20 मिनट्स बाद हमें इसे ऑब्ज़र्व करना है, इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे, देखिए ये अब इसका सेटअप हो गया, ठीक है। इसमें देखिए हमने 2 सेटअप लिए, एक में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसमें आयरन नेल को डिप किया गया, और इसमें आयरन सल्फेट है और इसमें कॉपर को डिप किया गया, कॉपर वायर को, ठीक है। 20 मिनट्स के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और आफ्टर 20 मिनट्स हम ऑब्ज़र्व करेंगे। तो देखिए अब आफ्टर 20 मिनट्स हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा। जब हम 20 मिनट्स बाद पहले हम ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो ब्लू कलर का था ये फेडेड हो जाएगा, और आयरन नेल जो सिल्वर था न्यू लाइक शाइनिंग था उसके ऊपर स्टार्टिंग में, लेकिन आफ्टर 20 मिनट्स आप देखोगे इसके ऊपर ऐसे ब्राउनिश कलर का लेयर फॉर्म हो गया, ठीक है। बट अगर हम इस टेस्ट ट्यूब को बात करें तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो चलिए हम इसका रिएक्शन को समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में देखिए तो इसमें क्या था, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, और इसमें हमने क्या डिप किया था, इसमें हमने आयरन को डिप किया था, राइट। हाँ, अगर हम सेकेंड वाले केस में देखें तो सेकेंड वाले केस में हमने क्या लिया था, आयरन सल्फेट सोल्यूशन था FeSO4, ठीक है। इसमें हमने क्या डिप किया था, कॉपर को डिप किया, राइट। हाँ, आफ्टर सम टाइम हमने क्या देखा इस रिएक्शंस में, चैप्टर 1 में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसके बारे में पढ़ा था, राइट। हमने देखा था कि आयरन क्या करता है, जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हम आयरन को डिप किए थे तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है उसके सोल्यूशन से, राइट, और खुद फिर क्या बन जाता है, FeSO4 बन जाता है, ठीक है, और बाहर किसको निकाल देता है, कॉपर को बाहर रिलीज़ कर देता है, राइट। तो यहाँ तक क्या समझ आ रहा है हमें कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो अगर दोनों के केस में हम देखेंगे तो इसका केस तो हमें पता है, हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसके बारे में पढ़ा था कि आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करता है और खुद आयरन सल्फेट खुद उसकी जगह में जाके बैठ जाता है, FeSO4 बन जाता है और कॉपर को बाहर कर देता है, राइट। तो अगर हम इसके बात करें दूसरी वाली रिएक्शन जिसमें हम आयरन सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर को डिप किए हैं, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता, बिकॉज ये कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है आयरन से, राइट, इसीलिए इसमें रिएक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। इस वजह से इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए इस केस में क्या होगा, नो चेंज, ठीक है, इस केस में क्या होगा, नो चेंज, राइट। चलिए अब हम देखेंगे दोनों रिएक्शंस में जो ज़्यादा रिएक्टिव हो वो उसके सॉल्ट सोल्यूशन से उसके मेटल्स को डिस्प्लेस करे और खुद वहाँ जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस केस में देखिए आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या फॉर्म कर लेता है, FeSO4 फॉर्म करता है एंड कॉपर क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। बट अगर हम इस केस में देखें तो ये इस रिएक्शन से हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तभी आयरन ने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया बाहर और खुद क्या बना लिया, आयरन सल्फेट, राइट। इट मीन्स आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो अगर अभी हम देखें इस रिएक्शंस में, इसमें आयरन सल्फेट में हमने कॉपर को डिप किया तो कॉपर क्या आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या देखेंगे हम, नो चेंज, ठीक है, इसमें कोई रिएक्शंस नहीं होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, दैट रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सोल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म, ठीक है। जो रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो डिस्प्लेस करेंगे लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके कंपाउंड से या फिर मोल्टेन फॉर्म में होना चाहिए, बट कभी सॉलिड फॉर्म में नहीं होंगे, ये याद रखना है हाँ हमें, कि जब भी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा सोल्यूशन फॉर्म में हो सकते हैं या फिर मोल्टेन स्टेट में हो सकता है वो कंपाउंड्स, बट उसको सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो ही नहीं सकता है,
क्लियर। चलिए, अभी हमने जितना भी रिएक्शंस देखे हैं मेटल्स का, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, राइट, तो उससे हमें बेटर एविडेंसेस नहीं मिल रहे थे, उससे हमें बेटर एविडेंसेस नहीं मिल पा रहे हैं कि कौन अभी भी कितना रिएक्टिव है, राइट। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का यूज़ करते हैं तो हमें ये बहुत ही अच्छा एक एविडेंस देता है कि कौन मेटल कितना रिएक्टिव है किससे, ठीक है। एंड कैसे देता है, सी इट इज़ सिंपल एंड ईजी। इफ मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इट इज़ मोर रिएक्टिव देन बी, राइट। इसमें कैसे पता चला, अगर मेटल ए, ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ कोई बी वाले मेटल का है, तो मेटल ए अगर इस सोल्यूशन से बी को डिस्प्लेस कर देता है तो इससे कंक्लूजन मिल जाता है कि मेटल ए मोर रिएक्टिव है मेटल बी से, राइट। तो इससे हमें बेटर एविडेंसेस मिलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कि कौन मेटल कितना रिएक्टिव है। इससे पहले जितने भी हमने रिएक्शंस देखे थे ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, उसमें हमें इतना अभी भी आइडिया नहीं मिल रहा था कि कौन मेटल कितना रिएक्टिव है। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का यूज़ करते हैं तो हमें बेटर एविडेंसेस प्रूव मिलता है कि कौन मेटल कितना रिएक्टिव है, राइट। चलिए, अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है दैट विच मेटल, कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 3.12। 3.12 यस, दिस वन। आयरन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है बट कॉपर डज नॉट, ये आपको याद रखनी है पॉइंट। तो इससे क्या कंक्लूजन मिलता है, ये दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है, क्योंकि कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, लेकिन आयरन रिएक्ट करता है, ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा। तो ये भी हमें पॉइंट याद रखने हैं। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं द रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है, देखिए ये एक लिस्ट है जिसमें मेटल को अरेंज किया गया है इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़ के बेसिस पे इसे मेटल को यहाँ पे अरेंज किया गया है आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के थ्रू इसको अरेंज किया गया है। मतलब दो मेटल के साथ सॉल्यूशंस में, जैसे अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा, कोई एक सॉल्यूशन होगा, एक मेटल को उसमें डिप किया जाएगा, तो जो मेटल उस सॉल्यूशन से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देगा वो मोर रिएक्टिव हो, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बेसिस पे इस मेटल को अरेंज किया गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, एक लिस्ट है जिसमें मेटल्स को अरेंज बेसिस पे अरेंज किया गया है। आफ्टर रिएक्शंस को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बेसिस पे ये मेटल को अरेंज किया गया है, ठीक है। सो एंड दिस रिएक्टिविटी सीरीज इज नोन एज एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो इस सीरीज़ को हम रिएक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं या फिर एक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं। हम कोई भी दो ग्रुप ले लेते हैं, जिंक और आयरन, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव है। तो जिंक एंड आयरन से अगर हम देखें तो जिंक मोर रिएक्टिव होगा आयरन से, ठीक है। अगर हम पोटाशियम और सोडियम में देखें तो पोटाशियम मोर रिएक्टिव है सोडियम से, ठीक है। उसी तरह अगर हम नीचे जाएँ तो सिल्वर एंड गोल्ड से देखें तो सिल्वर इज़ मोर रिएक्टिव देन गोल्ड, राइट। सो मोस्ट रिएक्टिव ऊपर में, मिडिल में क्या होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज होते जाए, और सबसे बॉटम में क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, क्लियर, ओके। सो ये टेबल है, आपको इसको कोई भी न्यूमेरिक्स आप देख लीजिए, अवेलेबल है, इसको जैसे भी याद रखिएगा, टॉप में कौन सा है एंड बॉटम में कौन सा है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये पूरी टेबल याद रख